हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कूल में। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ घटना चक्र का मूल विधि के लिए 20 एमसीक्यू। यदि आपको यह पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता लागू हुई, इसका आंसर बताइए। भारतीय दंड संहिता लागू हुई तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी नंबर 1 जनवरी 1862। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। अनुमति कब मिली? 6 अक्टूबर 1860। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा फर्स्ट संबंधित है किससे? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? तो बी नंबर, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ऐसे भी धारा फर्स्ट में ज़्यादातर नाम और उसका विस्तार होता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा फर्स्ट संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन, मेंस रिया से तात्पर्य है। मेंस रिया क्या है? मेंस रिया क्या है? तो ये क्या है? डी नंबर, दुराशय। मेंस रिया क्या है? दुराशय। अपराध के होता है 4 तत्व: मानव, आपराधिक, मनः स्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य, और फोर्थ नंबर में है कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। यानी कि अपराध के लिए होना चाहिए पहला कि कोई मानव हो, दूसरा कि उसके मन में कोई पहले से ही कोई भावना हो दुराशय का कि कुछ गलत करना है। उसके बाद आपराधिक कृत्य मतलब कि कोई आपराधिक कृत्य करे और उसके बाद वो काम कर दिया हो, मतलब कि उससे क्षति उसको पहुंच गया हो, तभी वह कहलाएगा क्या? अपराध माना जाएगा। इसमें से कोई भी एक इसमें से मिस रहा तो क्या हो जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा। फोर्थ नंबर है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। यानी कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या होगा? तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का इसमें हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। तो धारा 10 किससे है? स्त्री शब्द से। याद रखना है इसको। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 6 नंबर, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, धारा 18। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। याद रखना है, भारत को परिभाषित किया गया है किसमें? धारा 18 में। और यहाँ 10 में क्या था? स्त्री। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रीत है। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जम्मू कश्मीर सहित अब हो जाएगा, सिवाय नहीं, सहित। 7 नंबर, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका आंसर बताइए। तो धारा 34। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में समान उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तान, 297 कब्रिस्तान, 149 समान उद्देश्य आदि में अतिचार एवं धारा 316 में सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। 34 में क्या है? उसके अनुसार कोई वाद दिया गया है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है सी नंबर, सी। बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। किसका है? बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। 9 नंबर, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा क्या है भारतीय दंड संहिता में? तो इसका हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, बी नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में है, 2N में है। इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेरित है
जो तत्समय प्रवृत्त किसी प्रविधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता की अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52 के क के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। धारा 40 में क्या किया गया? अपराध को वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो अधिनियम का परिभाषा खंड है में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका मेन है कि याद रखना है बी नंबर इसका, कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। 10 नंबर में चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि, धारा 42 में क्या है? धारा 42 स्थानीय विधि, ये सबको देखते चलना है। तो इसका हो जाएगा आंसर कहाँ पर लागू होगी, तो बी नंबर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। धारा 42 जो है वो कहाँ लागू होगी? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। चलते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो ये व्यवस्था की गई है बी, 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वो इस प्रकार है। कौन कौन है? पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जो 2 भांति का है, कठिन कारावास और सादा कारावास है, 2 प्रकार का। और चौथा है क्या? संपत्ति का संपहरण। और पांचवा है जुर्माना या अर्थदंड। जुर्माना या अर्थदंड। संपत्ति का संपहरण मीन्स क्या हुआ कि आपका संपत्ति को जब्त कर लेगा। 12 नंबर, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? वो मृत्यु दंड जो देता है जल्लाद, लेकिन वो जान भी लेता है लेकिन उसको कोई दंड नहीं दिया जाता, तो किस धारा के अंतर्गत? तो एक इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, धारा 78। याद रखना है धारा 78। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए तो अपराध नहीं है। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सा वाद, तो कौन सा केस जो है वो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसका है मैकनॉटन का वाद। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह जगह मैकनॉटन। मैकनॉटन 1843 का उन्मत्तता यानी इंसैनिटी के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? अभी क्या था कि उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा, और अभी क्या है? अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा। ये जब डिटेल्स में डालेंगे थ्योरेटिकल तब ये अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा अनैच्छिक मत्ता क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, धारा 85। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता? तो ये हो जाएगा 85। और अभी यहाँ क्या था? प्रतिरक्षा, तो ये क्या हो जाएगा? मैकनॉटन का वाद। तो चल 14 का देख लेते हैं डिटेल्स में। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव, धारा 86 में ऐच्छिक मतता, 84 में विकृत चित्तता, 86 में ऐच्छिक मतता, और धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। 15, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेय
का अपराध किया जा सकता है? निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो इसका बताइए। हो जाएगा ए नंबर, षड्यंत्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से किया जा सकता है: उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। कौन कौन है दुष्प्रेरण के अपराध में? उकसाना हो गया, षड्यंत्र हो गया और सहायता हो गया। और ऑप्शन में क्या है? षड्यंत्र शामिल है। तो ए नंबर हो जाएगा आंसर। 16, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है किस में? ए नंबर हो जाएगा धारा 120B, 120B का, धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में किया गया है, जबकि धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है। 120A में क्या है? षड्यंत्र की परिभाषा। और बी में क्या है? बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो धारा 121A में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है। 17, नीतेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या किया है? नफरत और मानहानि फैलाया है। तो ये हो जाएगा सी, राजद्रोह। क्या हो जाएगा? राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का राजद्रोह को परिभाषित करती है। कौन सा? 124 में क्या है? 124 के क में राजद्रोह, राजद्रोह याद रखना है। जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपन द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्टीकरण है कि अप्रीति पद के लिए अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता के समस्त भावनाएं आती है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंतर्गत नीतेश द्वारा किया गया कार्य राजद्रोह, राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नीतेश इसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है 18, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? कितने ग्रुप में रह सकते हैं विधि जमाव के लिए कम से कम? तो यह है 5। और एक किस धारा के अंतर्गत है? 141। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उससे कम का विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक नहीं होगा। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो यह है इसका आंसर 2 वर्ष, बलवा के दोषी व्यक्ति को। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जा सकता है। केवल यहाँ था इसलिए नहीं हुआ, यहाँ 2 वर्ष और जुर्माना से भी हो सकता है या फिर दोनों से, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है? केवल। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो ये होगा 5। विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, जो कि आगे भी था, ऊपर में भी। तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो 5 व्यक्ति होने चाहिए। इसके साथ ही 20 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। चैनल से लगातार बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।